नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 39 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। आज दूसरे चरण के चुनाव में 88 सीटों पर वोटिंग हुई। मतदान के अंतिम आंकड़े का हिसाब किताब जारी है। इस बीच तीसरे दौर के प्रचार ने रफ्तार भी पकड़ ली है। इसकी हर डिटेल आज आप भारत की बात में मेरे साथ देखेंगे। देखिए, वोटिंग ग्राउंड से आज कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा उन दावों की रही जिसने माहौल गरमा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे वो दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। इस पर जमकर पलटवार भी हुआ। भारत की बात में अगली खबर होगी प्रधानमंत्री मोदी के मनमोहन दांव की, जो कि पार्ट 2 जिसे कहा जा रहा है, जिस पर कांग्रेस भड़क गई है। पीएम मोदी ने आखिर मनमोहन सिंह के कौन से पुराने वीडियो को आगे कर विपक्ष की नीयत को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज आप इसे अनकट देखेंगे। साथ ही बात होगी राहुल प्रियंका के अयोध्या में रामलला के दर्शन से जुड़ी उन अटकलों की, जिस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने भगवान राम को लेकर नेहरू गांधी परिवार की सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे पहले बात ईवीएम की, जिस पर अब विपक्षी दल सियासत के नए पन्ने नहीं पलट पाएंगे। वजह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही वीवीपैट की पर्चियों से 100% वोट के मिलान की मांग को भी ठुकरा दिया। देखिए यह खास रिपोर्ट। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया। ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है। ऐसा चुनाव हो जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को दागदार बताने वाले ये सारे बयान अब आपको सुनाई नहीं पड़ेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हो या वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट की पर्चियों से 100% वोट के मिलान की मांग। 1 साल 1 महीना और 12 दिन तक चली कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी मांगे खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करे। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों की याद दिलाते हुए ईवीएम को निष्कलंक बताया तो बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया। अररिया में चुनावी सभा कर रहे पीएम मोदी ने विरोधियों को सियासी कटघरे में खींच लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। बीजेपी के अंदाज से साफ है कि वो ये मुद्दा अभी नहीं छोड़ने वाली, लेकिन जिन पार्टियों ने ईवीएम पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए थे उनके जवाब भी सुन लीजिए। नहीं, मैं पूरे आदेश को जब तक नहीं देख लेता हूं तब तक उस पर कोई, क्योंकि ये कोई छोटा फैसला तो है नहीं। कोर्ट का आदेश मैं उसको लेके कुछ नहीं बोलता हूं, पूरा जानकारी नहीं है। एक बार जानकारी आएगा मैं उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। वीवीपैट ही एक तरीका है जिससे कि वोटर जो है वो मुतमईन हो सके कि जो बटन उन्होंने दबाया है वही वोट जो है मशीन में गया है। चलिए अगली बार कोशिश तो हमारी जारी रहेगी। भविष्य में क्या होता है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय हो गया है कि फिलहाल चुनाव के लिए ईवीएम से वोटिंग की मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी। दूसरे चरण के लिए आज पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में जबरदस्त वोटिंग हुई। हालांकि बाकी राज्यों के मुकाबले बिहार में एक बार फिर कम मतदान हुआ। जब दूसरे दौर के लिए वोटिंग चल रही थी, ठीक उसी समय तीसरे दौर के लिए धुआंधार प्रचार सातवें आसमान पर दिखा।
बीजेपी ने 400 पार वाला नारा दोहराया तो विपक्ष की तरफ से भविष्यवाणी शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा कि 2 फेज की वोटिंग के बाद दक्षिण भारत में बीजेपी साफ हो चुकी है तो उत्तर मध्य भारत में हाफ हो गई है। पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। एक तरफ देश के 88 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा था तो दूसरी तरफ अगले दौर के लिए चल रहा था चुनाव प्रचार, और इसी दौरान हो रहा था तीखा वार पलटवार। दल कोई भी हो, हर नेता की नजर दूसरे दौर की वोटिंग पर थी और भविष्यवाणी विरोधियों की महापराजय की थी। पहले 2 चरण के बाद बिल्कुल साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर और मध्य भारत में बीजेपी हाफ। डबल डिजिट सीट के लिए मेहनत कर रहा है ने। आप देखिए इस बार मोदी जी का वो प्रभाव है बहुत बड़ा है। जून 4 आप देखिए, इधर गेम चेंजर इलेक्शन है केरल का। पीएम मोदी ने दूसरे दौर की वोटिंग में विरोधियों के मंसूबे ध्वस्त होने की बात कही तो इंडी गठबंधन के नेताओं ने कहा कि इस बार तो जनता चुनाव लड़ रही है और 400 पार के दावे धरे के धरे रह जाएंगे। कहने से नहीं होता है, चाहे हम कह देंगे कि हम पार हो जाएंगे तो नहीं पार होंगे, जनता पार करेगी, जनता से टक्कर है। एनडीए जीत रही है पूरे देश में। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, तो फिर कहना क्या है, ये जितने देख रहे हैं टाई फिस हो जाएंगे। पहले दौर में 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी तो दूसरे दौर में 88 सीटों पर यानी 543 कुल लोकसभा सीटों में से अब तक 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जो कुल सीटों का करीब 35% है। मतलब 1/3 से ज्यादा सीटों पर वोटरों ने फैसला लॉक कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि इस दौरान 400 पार का मिशन और भी रफ्तार पकड़ चुका है, तो विपक्ष कह रहा कि जब लोगों को मोदी पर भरोसा ही नहीं तो बीजेपी को इतने वोट कहां से मिलेंगे। निश्चित रूप से 400 पार की बात इस चुनाव में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा और हम 400 पार तक जीत के आएंगे। लोगों को इनकी बात पर अब विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि इतना झूठ बोले हैं ये 10 सालों में कि अब लोग इनको एक झूठा प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। एक तरफ सियासी बयानबाजी तेज रही तो दूसरी तरफ मतदान की रफ्तार भी धीरे धीरे बढ़ती दिखी। पश्चिम बंगाल फिर सबसे ज्यादा वोटिंग वाले राज्यों में शुमार रहा तो बिहार में उम्मीद से कम वोटिंग हुई। अब अगले यानी तीसरे दौर में 95 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस के खिलाफ नया मनमोहन दांव चला। दरअसल आज सुबह में बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया। यह वीडियो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का था। बीजेपी का दावा है कि इसमें मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक होने की बात दोहराई थी। वीडियो को 2009 का बताया गया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया है। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी का मनमोहन दांव पार्ट 2 है। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जो लोग मनमोहन सिंह के पुराने वीडियो को गलत ठहरा रहे थे वो इस पर जवाब दें। देश को भी जानना चाहिए कि इंडी गठबंधन ने 10 वर्षों तक किस मानसिकता से सरकार चलाई। यहाँ आपके लिए ये देखना जरूरी है कि बीजेपी ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिस पुराने वीडियो के आधार पर अपने आरोप दोहराए हैं
उसमें आखिर मनमोहन क्या बोल रहे थे। I did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. बीजेपी का दावा है कि ये वीडियो अप्रैल 2009 का है। अब पीएम मोदी ने इस नए वीडियो को अपने चुनाव प्रचार में कांग्रेस पर हमले का बड़ा हथियार बना लिया है। इस देश की जो भी संपत्ति है, इस देश की जो भी संभावनाएं हैं, अगर उस पर पहला किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का है। किसी भी धर्म के क्यों न हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो पहला हक उस गरीब का है। ये मोदी की सोच है। बीजेपी के नए वीडियो अटैक को कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा करार दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना झूठ चलाना चाहती तो चलाएं। हम तो कह रहे हैं जितना वो झूठ बोलेंगे हमें उतना फायदा है। हाँ, ये जरूर है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मोदी जी के दोस्त का तो नहीं है। अगर वो ये सुनना चाहते थे तो हम बता देते। मंगलसूत्र पर आर पार की शुरुआत हुई और ये मनमोहन सिंह के अल्पसंख्यकों पर दिए बयान से होता हुआ अब शरिया राज के आरोपों तक पहुंच चुका है। ये हाल दूसरे चरण के चुनाव तक का है, तो आगे क्या होगा? यूपी के चुनावी मैदान में एक बार फिर अयोध्या की चर्चा सुर्खियों में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के अयोध्या में दर्शन के लिए आने के कयासों पर तंज किया। उन्होंने कहा कि जब इनकी सरकार थी तब ये कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, और जब देश की जनता के संघर्ष के बाद मंदिर में भगवान विराजमान हो गए हैं तो अब ये कहते हैं कि राम सबके हैं। क्या राहुल और प्रियंका गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने वाले हैं? क्या पश्चिमी यूपी में चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस हिंदुत्व वाली लाइन पर उतरने वाली है? उत्तर प्रदेश में यह चर्चा बहुत जोर पकड़ रही कि राहुल और प्रियंका बहुत जल्द राम मंदिर जाएंगे और रामलला के आशीर्वाद के बाद ही अमेठी रायबरेली से नामांकन दाखिल करेंगे। मंदिर जाना कांग्रेस के नेताओं के लिए वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब मामला अयोध्या से जुड़ा हो तो सियासी तापमान बढ़ना तय है। आज सीएम योगी ने मुरादाबाद से इन्हीं चर्चाओं को लेकर राहुल प्रियंका पर तंज कस दिया। मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, और जब अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। राहुल प्रियंका के अयोध्या जाने की खबर अमेठी रायबरेली में भी चर्चा का विषय बनी है। कल स्मृति ईरानी ने भी राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया। इतना अहंकार था। और आज जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बारी आई है तो हमारे आराध्य याद आए। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी कई मंदिरों में दर्शन करने गए थे। तब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, और वैसे भी बीजेपी यही चाहती है कि राहुल इसी पिच पर आकर उससे मुकाबला करे। बीजेपी की कोई ऐसी जनसभा नहीं जहां राम मंदिर का जिक्र ना हो रहा हो। जो लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दे, वो लोगों को इस देश पर शासन करने का अधिकार नहीं। हालांकि कांग्रेस की रणनीति को देखें तो उसने अब तक खुद को धर्म की पिच से अलग रखा है। ऐसे में सवाल है कि राहुल प्रियंका के अयोध्या जाने की बात कहां से आई? क्या वाकई राहुल प्रियंका राम मंदिर जाने वाले हैं, या फिर सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी कांग्रेस को धर्म की पिच पर लाने की कोशिश कर रही? ये अपने आप में दर्शाता है कि बुरी तरह से डरे हुए हैं और वो हार मान चुके हैं।
स्मृति ईरानी जी के बयान का मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई महत्व बहुत दिया जाना चाहिए। स्मृति ईरानी जी को भी ये चुनाव इस बार बहुत कठिन जाने वाला है और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन वहां विजयी होने वाला है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित है। अब कांग्रेस के नेता यह आकलन जरूर करेंगे कि अयोध्या जाने से इस चुनाव में कितना नफा होगा और कितना नुकसान। पश्चिम बंगाल की चुनावी रणभूमि में आज जय मां दुर्गे और जय मां काली के जयकारे लगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मालदा उत्तर की रैली में यह जय घोष किया। बांग्लादेश की सीमा से लगे इस लोकसभा क्षेत्र में घुसपैठ की समस्या आम है। पीएम मोदी ने इसको लेकर टीएमसी पर तीखा हमला बोला तो जवाब में दीदी ने फौरन हिसाब बराबर कर लिया। उन्होंने कहा कि इस बार वो बंगाल से बीजेपी का विसर्जन यानी सफाया कर देंगे। भारत माता की, भारत माता की। মা বোনেদের গর্জন, মা বোনেদের গর্জন। जय मां काली, जय मां दुर्गा। मालदा की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने मां दुर्गा काली का नाम लिया, जयकारे लगाए और संदेश खाली का जिक्र करते हुए मां माटी मानुष की बात करने वाली तृणमूल कांग्रेस पर शक्ति का संधान कर दिया। बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार मुख्य आरोपी को बचाती रही। निशाना सटीक बैठा। जवाब में ममता बनर्जी ने बीजेपी के विसर्जन यानी सफाई की सौगंध उठा ली। মা বোনেদের গর্জন, ছাত্র যুবদের গর্জন, কৃষক শ্রমিকের গর্জন। बांग्लादेश से सटे मालदा में सीमा पार से घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर बीजेपी ममता बनर्जी को घेरती भी रही है। इस बार ये मुद्दा उठाकर पीएम मोदी ने टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस पर भी करारा प्रहार किया। टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। जिस वक्त मोदी मालदा से टीएमसी और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे, करीब करीब उसी समय मिदनापुर में चुनावी सभा कर रही ममता बनर्जी ने बीजेपी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। আগামী 2024 নির্বাচন বিজেপি দেশ থেকে হবে খালি, বাংলা থেকে হবে খালি, সব কটাকে করব খালি। তার কারণ ওরা দেশ বেঁচে দেবে, দেশকে রক্ষা করবে না। लेकिन मोदी अपनी लाइन लेंथ पहले से तय करके आए थे। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। हर परिवार में जाकर के कहना मोदी जी ने आपको जय श्री राम भी कहा है। 42 सीटों वाले बंगाल में बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 2 से 18 सीट तक पहुंची थी। इस बार 35 का आंकड़ा छूना चाहती है।